हेलो भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से आगे कर रहे होंगे। आज आपने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है उसमें आपके जो बेसिकली डाउट निकल कर रहे हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री टॉपिक्स हैं। तो हम इनके डाउट्स को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू में हम एल्जेब्रा के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हुए अपना ये डाउट सेशन ख़त्म करेंगे। आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने डाउट क्लियर करिए, हो सके तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और आगे के प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जैसे आपके डाउट होंगे हम उसको धीरे धीरे करके ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रहा है 5 दे रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 दे रहा है। हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछा है। यदि हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है। ठीक, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रहा है 5, पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है 20, उसको भी पुट कर देंगे 20, ये हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस का 20 इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आपका ये वाला टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में होंगी। 25 में 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा दूसरी तरफ तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5, ढाई 2.5 किसकी वैल्यू आ गई है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने क्या निकाला? 2.5 निकाला। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कैसे आया ये। तो हमारे क्वेश्चन में हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रहा था। हमारे क्वेश्चन हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने दे रहा था? 5 दे रहा था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रहा था? 20। हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 पुट किए। आगे वही आपका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 5 का स्क्वायर 25, 20 इधर प्लस का था इक्वल टू दूसरी तरफ आया तो माइनस में हो गया। 25 में 20 माइनस किया तो ये कितना आ गया? 5। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालना है तो इसको सिंगल करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई में था इक्वल टू किधर आया तो कहाँ हो गया? डिवाइड में आ गया। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लस 8y³ को डिवाइड करना है किससे? x प्लस 2y से, तो इसकी वैल्यू निकालना है। एक्चुअल में क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं x³ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x³। तो आपका जो करेक्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? x³ प्लस 8y³ डिवाइड बाई x प्लस 2y। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले ए प्लस बी का क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब कि जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो सारे फॉर्मेट आपको देखना चाहिए। तो वो देखने के लिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलेंगे। ये रहा आपके सामने, इसको हम एक एक को समझ कर बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये हुआ कैसे, इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। एक्चुअल में a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका ये मतलब होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यही होता है ना। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिए, मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, a प्लस बी से करना है। किससे करना है, a प्लस बी। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। हमको a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है a² प्लस b² प्लस 2ab में। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ यहाँ फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले टर्म में b को उठाएंगे और यहाँ यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पहले टर्म से शुरू करते हैं। a मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई a², ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। a का a² में मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई b², तो ये क्या हो जाएगा, ab² हो जाएगा, ठीक है। प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2ab में, तो a का a में मल्टीप्लाई होगा तो a², तो इसको हम लिख देंगे 2a²b। सेम ये चीज़ जब हम अब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाई a², आगे प्लस करके लिखेंगे a²b प्लस b² का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b³ प्लस ये हो जाएगा 2ab²। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, a³, डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने की कोशिश करेंगे, a³ प्लस b³, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिख लिया हमने। अब आप देखिए a² वाला, तो a² वाला एक टर्म ये है a²b वाला 2a²b, और एक टर्म ये है a²b, ये लाइक टर्म कहलाएंगे। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3a²b। और अब आप दूसरा टर्म देखिए लाइक, जो है कि ab², तो ये रहा 2ab² और एक ये रहा ab², ये भी कितना बन जाएगा, 3ab²। एक फार्मूला तो आपको निकल के आ गया, पहला वाला जो आपने देखा है, ये a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², जो कि सेम ये लिखा हुआ है। कैसे आया, आपको समझ में आया होगा। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब हम अगले फॉर्मेट को देखेंगे। हमें मिला था, हमें क्या मिला था, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, हमको यही मिला था। अब हम क्या करेंगे, इसमें a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों टर्म को यहाँ रहने दीजिए। इस पूरे टर्म को, जो हम ब्लू कलर से कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले चलते हैं। ये प्लस साइन के साथ है तो उधर कैसे आ जाएगा, माइनस साइन से हो जाएगा। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला थर्ड नंबर पे। a प्लस बी का a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, सेम ये चीज़ है ना। अब इसी को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस बी दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी कॉमन ले लिए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 पावर थी, एक ले लिए तो 2 बची, माइनस 3abc माइनस 3ab जो कि आपका अगला फार्मूला है। ये देखिए चौथे नंबर का। आप एक एक फार्मूले को आराम से देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। ये रहा आपका अगला फार्मूला, क्या है, a³ प्लस b³ इक्वल टू, a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लिया था
अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी अंदर ब्रैकेट में ये स्क्वायर हो गया, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, आगे देखेंगे इसी को। ए प्लस बी, ये बाहर लिया था हमने कॉमन, अंदर इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab प्लस 2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, क्या आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ये आपका अगला फॉर्मूला है इसी का लास्ट, ये 5th नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इससे हम और भी चीज़ें आगे की निकाल सकते हैं, देखेंगे 2 चीज़ और है। अभी लास्ट में हमने क्या फाइंड किया है, हमने निकाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला है, इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यदि हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है तो इसको अकेले यहीं पे रख देते हैं और इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से। सेम इसी तरह से यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हम किसको डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी को, किसको डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी को। ये रिजल्ट उतने काम के नहीं है आपके, पर फिर भी एक बार आप देखे रहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सेम इसी तरह से माइनस वाला भी फॉर्मूला है, तो माइनस वाला भी एक बार देख लीजिए आप, इसको अपन ऐसे देखेंगे। माइनस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वहाँ पे हर जगह प्लस था, यहाँ माइनस की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है। ठीक है, इसी को दूसरे फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2, 8 को लिखा जा सकता है 2y का होल क्यूब, ये हमारा टर्म हो गया ए, ये हमारा टर्म हो गया बी। हमें बेसिकली किसका फॉर्मूला लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को किसको डिवाइड कर देना है, एक्स प्लस 2y से। तो चलो देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूले पे इसको सेट करो क्या आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक, अच्छा, हमें ए की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स, और बी की जगह पे क्या पुट करना है, 2y। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 2y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 2xy, यही होगा। और इस पूरे टर्म को डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 2y, किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 2y से। तो यहाँ नीचे लिख देंगे एक्स प्लस 2y, ये x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 2xy। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y²। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान देख के समझने की ज़रूरत थी। एक बार देखेंगे इसको फिर से। हमारा क्वेश्चन क्या था, x³ प्लस 8y³। x³ को मैं x³ लिख दूँ, 8y³ को मैं 2y का होल क्यूब लिख देता हूँ। अब x³ a³ की वैल्यू हम मान लेते हैं और 2y³ किसकी वैल्यू हो जाएगी, b³ की वैल्यू हो जाएगी। बेसिकली a का मतलब क्या हुआ, x हमने माना है और b का मतलब हमने माना है 2y। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूले पुट कर देंगे। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब इस फॉर्मूले में पुट करके इसको किससे डिवाइड करना था, x प्लस 2y से, तो हमने ये a प्लस बी की वैल्यू पुट किया, ये a² प्लस b² माइनस ab की वैल्यू पुट किया और इस पूरे को डिवाइड कर दिया x प्लस 2y से। x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 4y² माइनस 2xy। इसको हमने अरेंज करके x² माइनस 2xy प्लस 4y² के फॉर्मेट में लिख दिया। यही हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट 5x प्लस 2y प्लस 39 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या है क्वेश्चन हमारा। 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2y प्लस 39। ओके, आप हमें ये बताइए, यदि कहीं पे ये लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई? लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? सेम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो माइनस 16 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 13 माइनस 3 लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, माइनस 13 माइनस 3। ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस साइन नहीं जाएगा तो माइनस 16 बना देगा। चलिए हो जाएगा 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 13 5x प्लस 2y माइनस 3 5x प्लस 2y और उसके बाद प्लस का 39। ठीक, अब आप ये बताइए मुझे, एक टर्म हो गया आपके पास ये ये और ये 4 टर्म हो गए। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, क्या 5x प्लस 2y कॉमन नहीं है? हम इन दोनों टर्म से 5x प्लस 2y कॉमन ले लेंगे। जब 5x प्लस 2y कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 बार था स्क्वायर था तो एक बार बचेगा 5x प्लस 2y और यहाँ एक ही बार था तो क्या बचेगा, माइनस 13। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 5x प्लस 2y, क्या बचेगा 5x प्लस 2y और ये माइनस 13। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, माइनस ले रहे हैं तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा, 13। अब आप ये बताइए कि एक टर्म आप ये पूरा मान लीजिए और दूसरा टर्म ये पूरा मान लीजिए, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या 5x प्लस 2y माइनस 13, 5x प्लस 2y माइनस 13 कॉमन नहीं है तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ तो क्या बचेगा, 5x प्लस 2y माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया, तो हमको यहाँ अंदर क्या बचेगा, ये वाला टर्म
5x+2y और यहाँ क्या बचेगा -3। बस यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 5x+2y -13 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 5x+2y -3। एक बार इस क्वेश्चन को हम शुरू से देखते हैं, ठीक है। +2 5x+2y का होल स्क्वायर -16 मल्टीप्लाई 5x+2y +39। अब -16 को हमने -13 और -3 को उसमें ब्रेक कर लिया है। ये पहला वाला टर्म जैसे लिखा था उसी तरह लिखा हुआ है 5x+2y का होल स्क्वायर -13 मल्टीप्लाई 5x+2y -3 मल्टीप्लाई 5x+2y और अगला टर्म +39 सेम एज इट इज लिखा हुआ है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 5x+2y, इन दोनों एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों में क्या कॉमन है 5x+2y। 5x+2y हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, दो था तो एक बचेगा, तो ये आ गया 5x+2y और यहाँ से जब 5x+2y हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल 13 बचेगा, ठीक है। इसी तरह जब हम इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है -3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे -3 कॉमन लिया हमने। जब -3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 5x+2y, ये वही 5x+2y लिखा हुआ है। और जब +39 को किसको +39 को इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 13। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 5x+2y -13 यहाँ भी है, 5x+2y -13 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे 5x+2y -13। जब 5x+2y -13 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 5x+2y जो कि ये लिखा हुआ है, और जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -3 बचेगा जो कि ये लिखा हुआ है। तो हमारा जो लास्ट फैक्टर फॉर्म में है वो क्या आ जाएगा 5x+2y -13 ब्रैकेट 5x+2y -3, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आज के क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लग सकते हैं बिकॉज ये अलजेब्रिक हैं। यदि आप यहाँ अच्छे फार्मूलों को अच्छे तरह से मेमोराइज करेंगे, उसका यूज कहाँ करना है ये ध्यान रखेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब 113 डिग्री दे रहा है एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज मेजर 25। उसके एक अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितना दे रहा है 25 दे रहा है। कितना दे रहा है 25 दे रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें जो उसका दूसरा इंटीरियर एंगल है जो उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में है उसकी वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई एक्सटर्नल एंगल बन रहा है जैसे ए बी और सी, जैसे इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि वर्टेक्स से सी पर एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका जो सम होगा वो अंदर के इंटीरियर के एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रहा है 113 और एक इंटीरियर एंगल ये दे रहा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रहा है 25। हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। हमें ये पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। x की वैल्यू निकालना है तो 113 माइनस 25, 13 में 5 8, 10 में 2 8, तो जो एंगल ए वर्टेक्स पर था वो कितना आ गया 88 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 88। क्या फॉर्मूला लगा है या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके अपोजिट वर्टेक्स या उस वर्टेक्स के अलावा, जैसे यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इस वर्टेक्स के अलावा वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी पर जो भी इंटीरियर एंगल बनेंगे इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। हमने वही कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर AB पैरेलल CD
and CD parallel PQ and angle BKP is 40 degree and angle DLP is equal to 30 degree, then find the value of x. x क्या है? एंगल KPL है. थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को जूम आउट करके देखेंगे. ये रहा और जूम कर लेते हैं. ठीक है. ओके. तो हमें बोला कि ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है. जब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल. और ये हो गया पॉइंट के, ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया बी, ये हो गया एल, ये डी. ठीक है. हमको ये कितना दे रहा? 30 डिग्री. ये कितना दे रहा? 40 डिग्री. तो हमको इस पूरे एंगल की वैल्यू निकालना है, इस पूरे एंगल की. ये तो बहुत आसान है. देखो, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये 40, तो ये वाला भी कितना आ गया? 40. उसी तरह से जब ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, ये 30 तो ये भी 30. अब ये पूरा क्या होगा? इन दोनों का सम. तो 40 + 30 इक्वल टू 70 डिग्री. चलिए समझते हैं इसको. हमें ये बोल रहा है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन. ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है. ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है. अब हमें ये बोल रहा है कि ये एक एंगल बन रहा है, ये. ठीक है. और ये एक एंगल बन रही है. इस एंगल की वैल्यू हमको कितना दे रहा? 40 डिग्री. और इस एंगल की वैल्यू कितना दे रहा है? 30 डिग्री. हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितने डिग्री बन रहा है. तो आप केवल इस फिगर पर फोकस करिए, इस पर. ये जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. अल्टरनेट इंटीरियर से. तो ये 40 है, तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा? 40 डिग्री. सेम उसी तरह से ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है? पैरेलल है. तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखिए जेड बन रहा है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 तो वो भी 30, ये 30 तो वो भी 30. अब चलिए वापस से बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं. ये हमको दे रहा था 40 डिग्री, ये हमको दे रहा था 30 डिग्री. जितना ये उतना ये 40, और यदि ये 30 तो ये भी 30. ये पूरा हमको निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा? 40 + 30 इक्वल टू 70 डिग्री. 40 + 30 इक्वल टू 70 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. DEF जो कि एंगल ई पर कितना है? 90 डिग्री. एंगल ई पर कितना है? 90 डिग्री. इसको बना दीजिए. ये हो गया डी, ये हो गया एफ. तो बोल रहा कि अब आप एंगल डी और एंगल एफ के बारे में बताइए, ये क्या होंगे? एंगल डी और एंगल एफ के बारे में बताइए कि ये क्या होंगे. ऑप्शंस क्या दे रहा? दे फॉर्म अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. दूसरा ऑप्शन है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तीसरा ऑप्शन है दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. और चौथा ऑप्शन है दे आर इक्वल एंगल्स. सबसे पहले हम इन सारे एंगल्स के बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्या एंगल होता है. ये रहा.
एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, ये समझिए आप। तो ऐसे कोई भी दो एंगल, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका वर्टेक्स तो एक ही पॉइंट पर हो और उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो, उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो, जैसे ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन है और इनमें एक कॉमन आर्म है। अच्छा, इनके मेजरमेंट के बारे में कभी कोई चीज़ नहीं फिक्स होती कि कितना होंगे कितना नहीं। इनके मेजरमेंट के बारे में कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती कि कितना होंगे कितना नहीं। हमें किसके बारे में बताना था? ये था एंगल ई। हमें इन दोनों के बारे में बताना था। तो बताइए क्या इनके बीच में वर्टेक्स कॉमन है? नहीं, इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे है और इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे है, तो वर्टेक्स कॉमन नहीं, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर 180 डिग्री है, उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने पर आंसर कितना है, 90 डिग्री आए, वो आपस में क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर आंसर 180 डिग्री आए, तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आप ये बताइए कि जब आपको बोल रहा था कि डी ई एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और राइट एंगल है तो एक एंगल तो पहले से ही हो गया 90 डिग्री, एक एंगल तो पहले से हो गया 90 डिग्री। अब जो दो एंगल बचे उनका सम कितना होगा? उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि किन्हीं दो एंगल का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो इक्वल क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, पर हमेशा हम नहीं कहेंगे कि वो इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब दोनों एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 और 45। हो सकता है एक की वैल्यू 55 हो और एक की वैल्यू 35 हो। एक की वैल्यू कितनी हो? 55 हो और एक की वैल्यू 35 हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है, तब भी तो ये दोनों 90 बनाएंगे, पर क्या ये इक्वल होंगे? नहीं। तो हमेशा ये इक्वल नहीं होंगे, पर हमेशा इनका सम 90 डिग्री आएगा, हमेशा इनका सम 90 डिग्री आएगा। तो जब हमेशा इनका सम 90 डिग्री आएगा तो हम इनको क्या बोल देंगे कि ये आपस, ये एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। से रिलेट करता है कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम समान। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? एकदम समान। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ये, कोई दूसरा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है डी ई एफ। यदि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके सारे पार्ट, इस ट्रायंगल के सारे पार्ट के इक्वल होंगे। चाहे वो साइड्स हों तो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, यदि वो एंगल हैं तो वो एंगल आपस में अलग अलग इक्वल होंगे। ठीक है। तो हमको ये बोल रहा, अ टीचर आस्क्ड गोविंद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन ट्रायंगल, व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। कि हमको एक ट्रायंगल दे रहा है, इसका कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल होगा, हमको ये ऑप्शन में देखकर बताना है। तो पहले हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक एंगल है कितने डिग्री? 80 डिग्री, एक साइड है 8 मीटर और एक साइड है 5 मीटर। अब इनमें से कौन सा ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो बिल्कुल वही ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा जो सेम प्रॉपर्टी को बताता होगा। सेम प्रॉपर्टी मतलब जैसे इसके ये एक साइड 8 है, दूसरी साइड 5 है और इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है? 80 डिग्री है। तो ऐसा हमको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में चेक करिए, एक साइड 8 है, एक साइड 5 है, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री है? 70 डिग्री, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, एक साइड 5 है, दूसरी साइड 8 है, लेकिन इन दोनों साइड के बीच के एंगल की वैल्यू नहीं दे रही है। 80 डिग्री एंगल की वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन हमको इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल की वैल्यू चाहिए था, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल की वैल्यू 80 डिग्री दे रहा है ना। सेम यही चीज़ ऑप्शन बी में है, एक साइड 8 है, एक साइड 5 है, लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल नहीं दे रहा है। ओके। अब देखते हैं हम ऑप्शन ए को।
ऑप्शन ए में एक साइड 8 है, दूसरी साइड 5 है, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री, सेम एज इट इज हमारे क्वेश्चन की तरह। एक साइड 8 है, दूसरी साइड 5 है, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है, 80 डिग्री के। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और किस प्रॉपर्टी के थ्रू होंगे, साइड एंगल साइड, SES हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, साइड एंगल साइड थ्योरम के थ्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्केल ऑन अ मैप इज 1 mm रेशियो 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैप फॉर एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 52 मीटर। बोल रहा कि आपको एक मैप में यदि कहीं पे 1 mm दिख रहा, कितना दिख रहा, 1 mm, तो एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। तो हमें बताना है कि यदि एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, 52 मीटर है, तो मैप में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेट करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। किससे रिलेट करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1/x2 इक्वल टू y1/y2 होता है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, x1/x2 इक्वल टू y1/y2। क्या है यहाँ पे x1, क्या है यहाँ पे y1, अभी अपन देखेंगे। x1 मतलब कि स्केल में कितना है, 1 mm, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। y1 हमको निकालना है, हमको स्केल वाला निकालना है, हमको y2 की वैल्यू दे रहा है 52। यदि हमें y1 की वैल्यू निकालना है तो y1 को सिंगल रखना पड़ेगा, 52 पर चला जाएगा, 1 × 52/4 इज इक्वल टू y1, 4 1 जा 4, 4 13 जा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 mm। कितनी आ गई, 13 mm। यदि आपकी एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि y2 की वैल्यू कितनी है, 52 मीटर है, तो y1 मैप में आपको कितना चलना पड़ेगा, 13 mm चलना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे शर्मा जी का फेवरेट है, यूलर फार्मूला से। यूलर फार्मूला क्या कहता है, यूलर फार्मूला कहता है यदि कोई रेगुलर पॉलीगन है, क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें जो भी फेसेस होंगे F, उसमें जो भी वर्टेक्सेस होंगे V, ये इक्वल होंगे उसी पॉलीगन के एड्ज +2 के। बस हमको इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमें F की वैल्यू दे रहा है, हमारे क्वेश्चन में हमें F की वैल्यू दे रहा है। F की वैल्यू कितनी है, N, E की वैल्यू कितनी है, N+1, हमको V की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला था F+V इक्वल टू E+2। F की वैल्यू है N, V हमको निकालना है, प्लस V इक्वल टू E की वैल्यू है N+1+2। तो N+V इक्वल टू क्या हो जाएगा, N+3। V की वैल्यू निकालना है तो N को इधर ले जाइए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, N+3 माइनस N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में होगा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। हमें बोल रहा है कि F इक्वल टू दिया हुआ है N, इक्वल टू दिया है N+1, तो यूलर फार्मूला का यूज़ करते हुए आपको V की वैल्यू निकालना है। यूलर फार्मूला क्या होता है, F+V इक्वल टू E+2। F की जगह N पुट करिए, V की वैल्यू आपको नहीं पता तो V रहने दीजिए, E की जगह N+1 पुट करिए और +2। अब ये N+V और ये हो जाएगा N+3 के इक्वल। N उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का N माइनस का N से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आज के आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। आप इसको अच्छे से देखिए और यदि कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा पूछने की कोशिश करिए। धन्यवाद।